हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मि नलवाल। बीएमएस फर्स्ट ईयर के पदार्थ विज्ञान के पेपर 1 के सिलेबस में हमने पिछले लेक्चर में शुरू के 2 पॉइंट जो थे, आयु निरूपण और आयुर्वेद निरूपण वाला, तो उसमें हमने लक्षण और डेफिनेशन वगैरह देख ली थी। उससे जो अगला पॉइंट है वो है लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत। तो ये वाला पॉइंट हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। अगर आपके पास डॉक्टर प्रबोध येरावर जी की बुक है तो आप बुक खोल लीजिए, अदरवाइज़ आप वीडियो को देख के नोट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सिद्धांत के ऊपर। तो सिद्धांत कैसे कहते किसे हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे लक्षण ऑफ सिद्धांत यानी डेफिनेशन, कि हम सिद्धांत कहेंगे किसे। तो सिद्धांतों यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि सिद्धांतों नाम स यह परीक्षकैः बहुविधं परीक्ष्य हेतुभिः च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः। इसका मतलब कि सिद्धांत उसे कहेंगे जो परीक्षकों के द्वारा बहुत बार बहुत विधि से परीक्षय किया गया हो, और हेतुभिः च साधयित्वा, हेतुओं के द्वारा जिसे सिद्ध किया गया हो और उसके बाद जो निर्णय निकाला गया है वो है सिद्धांत। तो यहाँ पर एक सिद्धांत प्रतिपादन करने की पूरी प्रक्रिया भी दिखा दी है इन्होंने, कि किस तरीके से कोई भी सिद्धांत या कोई भी थ्योरी, कोई भी नया प्रिंसिपल कैसे उत्पन्न होता है, उसके बारे में भी यहाँ स्टेप बाय स्टेप बता दिया है सिद्धांत की डेफिनेशन में। हिंदी पढ़ेंगे। परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्षा विषयों की परीक्षा कर परीक्षकैः बहुविधं परीक्ष्य, और हेतुओं, यहाँ पर हेतुओं क्या है, हेतु का मतलब होता है साधन या कारण। तो यहाँ पर अगर हेतु का मतलब साधन लेते हैं तो हम साधनों के द्वारा जिसे साधित किया गया है। तो यहाँ पर कौन से साधन है, किस किस की हेल्प से हमने कोई सिद्धांत बनाया है, तो वो साधन है आपके प्रमाण। वो प्रमाण कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, एहतीय और उपमान। प्रमाणों के बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रमाणों के प्रयोग से प्रमाण को हेतु मानते हुए उनके द्वारा जो सिद्ध करके स्थापित हुआ एक निर्णय है वो सिद्धांत है। उन परीक्ष्य विषयों को सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। जिस प्रकार से परीक्षा करके तर्कों से सिद्ध करके स्थापित किया जाए वही सिद्धांत है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो हमें याद करनी है। इसका श्लोक भी पूरा याद रहना चाहिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, वाइवा वगैरह में पूछे जाते हैं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द डिसीजन दैट इज़ गिवन बाय द एग्जामिनर्स आफ्टर एग्जामिनिंग द सब्जेक्ट मैनी टाइम्स एंड प्रूविंग दो सब्जेक्ट बाय द हेतुस प्रमाणास इज कॉल्ड सिद्धांत। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गई सिद्धांत की डेफिनेशन। कहाँ दी गई है, ये चरक विमान 8 में दी गई है। ठीक है, उसके बाद सिद्धांत की डेफिनेशन के बाद उसके बाद आते हैं उसके टाइप्स, कि सिद्धांत कितने प्रकार का होता है। तो ये भी चरक विमान 8 में आचार्य चरक ने ये भी बताया है कि सचतुर्विधा सर्वतंत्र सिद्धांता, प्रतितंत्र सिद्धांता, अधिकरण सिद्धांता, अभ्युपगम सिद्धांता च इति। तो 4 प्रकार के यहाँ पर हमारे सिद्धांत बताए हैं आचार्य चरक ने। अब इनकी एक एक करके हम डेफिनेशन देखते हैं कि ये कहते किसे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आया है हमारा सर्वतंत्र सिद्धांत। तो सर्वतंत्र सिद्धांत क्या कहता है अब, तो सर्वतंत्र सिद्धांत कहता है तत्र सर्वतंत्र सिद्धांतो नाम तस्मिन् तस्मिन् सर्वस्मिन् तंत्रे तत्तत् प्रसिद्धम। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्वतंत्र सिद्धांत किसे कह रहे हैं हम, कि जो उस विषय के सभी तंत्रों में वहाँ जो प्रसिद्ध है उसे सर्वतंत्र, यानी इजी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, तंत्र का मतलब क्या होता है। तंत्र जो है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि तंत्र किसका पर्याय है, तंत्र आयुर्वेद का पर्याय भी है। तंत्र शास्त्र को भी हम कहते हैं, तंत्र हम किसी सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं। तो सर्वतंत्र मतलब सभी तंत्रों में जो सिद्धांत मान्य है। हम कोई ऐसा प्रिंसिपल लेके चल रहे हैं जो कि सभी तंत्रों के द्वारा मान्य है, सभी तंत्र के तंत्रकार उसे सही मानते हैं, तो वह सर्वतंत्र सिद्धांत है।
हिंदी पढ़ लेते हैं एक बार। सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है। सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसे सब विद्वान मानते हो, अर्थात जो सर्वसम्मत हो। मीन्स कि जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि रोगों के कारण है, साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय इत्यादि। यहाँ पे दो चीज़ें दी हैं जो कि सभी तंत्रों के द्वारा मान्य है। रोगों के कारण है, हर कोई तंत्र मानता है। आयुर्वेद के भी हर आचार्य ने माना है कि हर किसी रोग का कुछ ना कुछ कारण रहता है, उसके पीछे कोई ना कोई इटियोलॉजी रहती है, कुछ ना कुछ हेतु निदान उसके रहते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद में तो ये सिद्धांत सर्वतंत्र है ही, साथ में जो मॉडर्न साइंस भी है वो भी मानती है कि जो भी डिजीजेस होती है उसके पीछे कोई ना कोई इटियोलॉजी रहती है, कोई ना कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर रहते हैं। तो रोगों के कारण है, ये जो स्टेटमेंट है ये सभी के द्वारा मानी जा रही है, तो ये एक सर्वतंत्र सिद्धांत है। उसके बाद दूसरा क्या है, साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय होते हैं। मतलब कि जो भी डिजीज़ साध्य है, मतलब जिन्हें ठीक किया जा सकता है, उसकी चिकित्सा के उपाय होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सभी आचार्यों द्वारा मानी गई है, सभी साइंसेस द्वारा मानी गई है, सब जगह फेमस है, सब इसको सही मानते हैं, इसीलिए ये सर्वतंत्र सिद्धांत के अंदर आती है। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं, हम एक पंच महाभूत सिद्धांत भी ले सकते हैं कि जो पंच महाभूत है वो सभी आचार्यों द्वारा मान्य है। आयुर्वेद में तो वो सर्वतंत्र है ही, बल्कि अब मॉडर्न साइंस भी जो है पंच महाभूत यानी 5 एक ऐसे एलिमेंट मानने लगी है जिस पे वो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी को लेकर चलती है। तो जो पंच महाभूत सिद्धांत है उसे भी हम सर्वतंत्र सिद्धांत कह सकते हैं। The theory which is famous in all sciences as theory is called सर्वतंत्र सिद्धांत और यूनिवर्सल थ्योरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्वतंत्र सिद्धांत। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है प्रतितंत्र सिद्धांत। जो सर्वतंत्र की डेफिनेशन थी उसका जस्ट उल्टा है प्रतितंत्र सिद्धांत। क्या है, नॉन यूनिवर्सल, जिसे सब कोई नहीं मानते हैं। प्रतितंत्र सिद्धांतों नाम तस्मिन तस्मिन एक 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 एकस्मिन, तस्मिन तस्मिन एक एकस्मिन तंत्रे तत्तत् प्रसिद्धम। ठीक है, इसका मतलब क्या दिया है इन्होंने कि प्रतितंत्र सिद्धांत वह है जो भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है। यानी ये एक ऐसा सिद्धांत है जो तस्मिन तस्मिन एक एकस्मिन, मतलब उस शास्त्र से रिलेटेड केवल एक ही तंत्र द्वारा उसे मान्य माना जा रहा है। मतलब जैसे अलग अलग आचार्य आयुर्वेद में हुए हैं, उसमें माना कि आचार्य चरक ने कुछ माना है तो आचार्य सुश्रुत ने उसे मानने से इनकार कर दिया, या आयुर्वेद शास्त्र के ही किसी अदर बुक में उसको मान्य नहीं माना गया है। तो ऐसे सिद्धांत जो केवल प्रतितंत्र एक ही तंत्र द्वारा माने जा रहे हैं, अन्य द्वारा वह नहीं माने जा रहे, तो उसे प्रतितंत्र कहेंगे। जैसे रसों के मामले में है, किसी ने रसों की संख्या 6 मानी है तो किसी ने 8 मानी है। आत्रेय भद्रकाप्य करके सूत्र स्थान में एक चैप्टर है, वहाँ पर रसों के ऊपर संभाषा हुई है, डिबेट हुई है। तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने मत से रसों की संख्या अलग अलग मान रखी है। तो वो भी क्या है, उन आचार्यों के बीच अगर हम देखें तो उनके अलग अलग रसों का जो सिद्धांत है वो सब ने अलग अलग माना, इसीलिए वो प्रतितंत्र सिद्धांत के अंदर आ गया, जो केवल एक के द्वारा ही मान्य है, दूसरे के द्वारा दूसरे का मत मान्य नहीं है। द टॉपिक विच इज एक्सेप्टेड बाई वन साइंस एंड नॉट एक्सेप्टेड बाई अदर इज कॉल्ड प्रतितंत्र सिद्धांत और नॉन यूनिवर्सल थ्योरी। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप का जो आता है हमारा सिद्धांत वो है अधिकरण सिद्धांत। ट्राइब्यूनल या इम्प्लाइड थ्योरी कहा जा रहा है इसे। तो क्या है, अधिकरण सिद्धांतों नाम स यस्मिन् अधिकरणे प्रस्तूयमाने सिद्धानि अन्यानि अपि अधिकरणानि भवन्ति। ठीक है, ये भी चरक विमान के ही हैं। चरक विमान में इसके टाइप चल रहे हैं कि अब अधिकरण क्या होता है। अधिकरण मतलब अधिकरण से आप उस पर आधारित समझ लीजिए। ठीक है, कि हम कोई एक सिद्धांत को डिफाइन करने चले थे, किसी एक कोड को हम लेके चले थे, पर उसकी मदद से कोई दूसरा भी सिद्धांत है जो उसके अधिकृत है, जो अपने आप ही सिद्ध हो जा रहा है। ठीक है, मतलब कोई एक सिद्धांत पर आधारित कोई दूसरा सिद्धांत जो एक के कहने पर अपने आप ही सिद्ध हो जा रहा हो।
जिस विशेष विषय का विवरण प्रस्तुत किया जाता हो उसमें उसी विषय से संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण का प्रस्तुत करना अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। यह वह सिद्धांत है जिसे मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी साथ में मानने पड़ते हैं। मतलब उस पर आधारित, अगर आप एक मानेंगे तो उस पर आधारित और भी सिद्धांत है जो भी उसके साथ साथ आपको मानने पड़ेंगे। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में कैसे दिया है? एग्जाम्पल में इन्होंने कहा है कि मुक्त पुरुष की बात की गई है, अनुबंधिक शुभ अशुभ परिणाम वाले कर्म नहीं करता है क्योंकि वे निष्प्रह होते हैं, कामना रहित। इस वचन से सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है और मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसे शुभ अशुभ कर्म करना। ये कोट क्या कहना चाहिए? एग्जाम्पल क्या कह रहा है? पहले इन्होंने मुक्त पुरुष की बात की गई है कि जो पुरुष मुक्त हो चुके होते हैं यानी मोक्ष प्राप्ति की ओर होते हैं, वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जो या तो शुभ हो या अशुभ हो। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी अच्छा काम करेंगे उसका भी हमें फल भोगना पड़ेगा, और अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो उसका भी फल भोगने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो इस वचन से क्या सिद्ध हो जा रहा है? अपने आप ही ये बात सिद्ध हो जा रही है कि कर्मों का फल होता है और मनुष्य मृत्यु के पश्चात उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है शुभ अशुभ कर्मों की फल भोगने के लिए। ठीक है, व्हेन ए टॉपिक इज डिस्क्राइब्ड or accepted, the other related topic also got proved or accepted. This is called अधिकरण सिद्धांत। ठीक है, तो अधिकरण सिद्धांत हमें समझ में आ गया कि अगर एक कोई एक सिद्धांत कहा जा रहा है तो उस पर आधारित कोई दूसरा सिद्धांत भी अपने आप ही सिद्ध होता है, अपने आप ही मान्य होता है। उसके बाद आता है अभ्युपगम सिद्धांत। तो अभ्युपगम सिद्धांत जो है वो क्या है? ये ऐसा सिद्धांत है जो अभी सिद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, अभी वो सिद्ध नहीं हुआ है पर हम मान लेते हैं उसको। जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में भी ऐसे एग्जांपल देखे होंगे कि कभी क्या होता है कि x की वैल्यू अभी हमने मान के ले चल रहे हैं कि इसकी कोई वैल्यू होगी, ये मान के हम फिर आंसर को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से ये भी सिद्धांत का ऐसा टाइप है जिसे हम मान लेते हैं अदर चीज़ों को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो क्या है? अभ्युपगम सिद्धांतो नाम स यमर्थम असिद्धम अपरीक्षितम। देखिए यहाँ पे संधि हो रही है, जो ये जहाँ बीच बीच में आ रहा है यहाँ पे संधि कैसे हो रही है आपकी? यहाँ पर संधि आपकी पहले ये जो म है, म और प्लस अ, ऐसे ये जहाँ जहाँ म आ रहा है वैसे अलग हो रहा है। तो क्या है? यमर्थम असिद्धम अपरीक्षितम अनुपदिष्टम अहेतुकम वा वाद काले ही अभ्युपगच्छन्ति भिषजा। मतलब क्या है? यदि किसी अप्रमाणित अपरीक्षित अनुपदिष्ट अहेतुक बात को वैद्यगण वाद विवाद के समय मान लेते हैं तो उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई बात जो कि अप्रमाणित हो, अभी वो प्रमाण नहीं है, उसके संबंध में कोई अपरीक्षित हो, किसी ने उसकी परीक्षा नहीं की है, अनुपदिष्ट हो, कहीं पे कहीं नहीं गई है, अहेतुक हो, साधनों से रहित हो, लेकिन उसे किसी और बात को सिद्ध करने के लिए मान लिया जाए तो वो अभ्युपगम सिद्धांत के अंदर आती है। ठीक है, जैसे कभी द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे, कभी गुण को। मतलब कोई चीज़ हम जब किसी हमें द्रव्य से मतलब अगर आप औषधि लेके चलें तो किसी भी औषधि का हमें कार्यफल निश्चित करना होता है, उसको प्रूव करना होता है, तो कभी हम उसके गुण को प्रधान मान लेते हैं, कभी वीर्य को, कभी प्रभाव को, कभी रस को, कि ये चीज़ इससे सॉल्व हो जाएगी। ऐसा मान लेने पर कोई दूसरी चीज़ सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल वहीं हमारी जो रस की संभाषा थी चरक के सूत्र स्थान में, उससे भी समझा जा सकता है कि कई आचार्यों ने जब संभाषा के समय रसों की जो संख्या मान ली है तो वो मान के ले चले हैं कि जैसे मान लो अगर ये 4 होती तो
ये चीज़ सिद्ध नहीं होती है, इसीलिए रसों की संख्या 4 नहीं हो सकती। वहाँ पे भी आचार्यों ने रसों की संख्या का निर्धारण करने के लिए और दूसरे के मत को गलत साबित करने के लिए उन्होंने पहले उनका मत वो लेके चले, मान के चले कि अगर आप मानते हैं कि रस 5 होते हैं, उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिससे ये प्रूफ हो गया कि रस 5 नहीं हो सकते, 6 होंगे या 7 होंगे। ठीक है, तो जब हम किसी और चीज़ को, किसी और थ्योरी को सिद्ध करने के लिए कुछ चीज़ मान के ले चलते हैं जो अभी पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं हुई है, तो उसको हम अभ्युपगम सिद्धांत के अंदर डालते हैं। इफ़ एन अनकन्फर्म्ड, अनटेस्टेड, इनएक्सपिएबल थिंग्स इज accepted by a group of वैद्य or doctors in the discussion, then it is called अभ्युपगम सिद्धांत और hypothetical theory। hypothetical theory क्या होती है? हाइपोथेसिस से आप समझ सकते हैं कि एक कल्पना होती है पहले, जिसको हमें आगे जाके प्रूफ, और हो सकता है जो हम मान के ले चले हैं वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, अभी उसका प्रूफ होना बाकी है। वो थ्योरी आगे जाके नल भी हो सकती है और वो थ्योरी एक्सेप्ट भी हो सकती है। तो ये है अभ्युपगम सिद्धांत। तो सिद्धांत के बारे में लास्ट में इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि सिद्धांत वह धारणा है जिसे सिद्ध करने के लिए जो कुछ हमें करना था वह हो चुका हो और अब स्थिर मत अपनाने का समय है। धर्म, आयुर्वेद, विज्ञान सभी सिद्धांतों की अपेक्षा रखते हैं। मतलब जो सिद्धांत है, किसी भी शास्त्र को पढ़ने से पहले हमें उसके सिद्धांतों की भली भांति जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उस शास्त्र को अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर पहले ही चैप्टर में सिद्धांतों का मत आ गया है, सिद्धांतों का वर्णन किया है कि अगर आपको आयुर्वेद शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत पता चलेंगे तो उसकी मदद से आप आयुर्वेद शास्त्र को हल कर सकते हैं। हल करने का मतलब कि आयुर्वेद शास्त्र को भली भांति समझ सकते हैं। जैसे मैथ में भी या साइंस में भी कई प्रकार के प्रिंसिपल, कई प्रकार की थ्योरम होती है, तो हमें एक थ्योरम अगर पता चल जाती तो हम उसकी मदद से कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो वही थ्योरम का काम, उन्हीं थ्योरी का काम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आयुर्वेद के सिद्धांत, जिसकी मदद से हम जो है आयुर्वेद के प्रश्नों को हल करेंगे, आयुर्वेद को समझने में, जिससे हमें हेल्प मिलेगी। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर से एक एक करके सिद्धांत लेंगे, जो मेन सिद्धांत इसमें वर्णित हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।